कवि अपने बेटे जग्गू कव्वे की शादी किसी ऐसी कवि से करना चाहती थी जो नौकरी करती हो। बस यही कारण था कि गौरी कवि जो भी रिश्ता उसके बेटे के लिए आता उसे नापसंद आता। फिर एक दिन चिड़िया एक कवि का रिश्ता लेकर आती है। गौरी बहन, अब के बाद जो कवि मैंने अपने जग्गू के लिए देखी है वो पढ़ी लिखी भी है और जॉब भी करती है। वो एक स्कूल में पढ़ाती है। सच? फिर तो मेरी बहू अपनी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रखा करेगी। ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। चिड़िया बहन, आप बात आगे बढ़ाएं। हम 1-2 दिन में अपने जग्गू की शादी कर लेंगे। गौरी का बेटा जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू देखो, चिड़िया बहन एक ऐसी कवि का रिश्ता लेकर आई है जो कमाती भी है। माँ, क्या काम करती है वो स्कूल में टीचर है। अच्छी तनख्वाह है उसकी। बहू के आ जाने से घर का अच्छा गुजारा होगा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। माँ, मैं तो कोई धंधा करता नहीं, क्या ऐसी कवि मेरे साथ रह लेगी? इसलिए तो मैं किसी ऐसी कवि की तलाश में थी जो मेरे बेटे को कमा कर खिलाए। हाँ, एक बात याद रखना, अपनी पत्नी को यही कहना कि सारी तनख्वाह लाकर मेरे हाथ पर रखे। माँ, एक बार शादी तो हो जाए, फिर जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। फिर चिड़िया गौरी के बेटे जग्गू कव्वे की शादी करवा देती है और गौरी अपनी बहू को अपने घर ले आती है। बहू, आज से यही घर तुम्हारा है। अब पीछे की कोई चिंता न करना। चिड़िया ने बताया था कि मेरी बहू नौकरी भी करती है। कितनी तनख्वाह है मेरी बहू की? सासू माँ, 10,000 रुपए मिलते हैं मुझे स्कूल से। माँ ने मुझे बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। गरीब होने के बावजूद मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। फिर ही मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं कमा सकती हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सभी के माँ बाप अपनी संतान को पढ़ाते हैं। पति जी, आप क्या काम करते हैं? अगर मैं काम करता होता तो मेरी माँ मेरे लिए ऐसी पत्नी की तलाश क्यों करती जो कमाती हो। अब तुम जो कमाओगी मेरा ही तो होगा। पहले ही दिन गौरी की बहू उसकी बातों से जान जाती है कि उसकी सासू माँ बहुत लालची है। फिर गौरी की बहू हर रोज स्कूल में पढ़ाने जाती और वापसी पर आते हुए अपने पति और सास के लिए फल भी लेकर जाती। जैसे ही महीने की पहली तारीख आती है, गौरी अपनी बहू से कहती है, बहू क्या तनख्वाह मिल गई है? जी सासू माँ, आज मुझे तनख्वाह मिल गई है। तो लाओ फिर जल्दी से अपनी तनख्वाह मुझे दे दो। नहीं सासू माँ, मैं आपके लिए खर्च तो कर सकती हूँ, परंतु मैं अपनी तनख्वाह आपको नहीं दूंगी। मुझे अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवा भी लेना होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब बेटियाँ ब्याह कर अपने पति के घर में आ जाती हैं, वो अपनी कमाई ससुराल वालों को ही देती हैं। अब यही तुम्हारा घर है और तुम अपनी तनख्वाह में से अपनी माँ को दवा लेकर नहीं दे सकती। गौरी की बहू कोई जवाब दिए बिना अपने स्कूल चली जाती है। जग्गू घर से बाहर था। गौरी तुरंत अपने बेटे के पीछे जाती है। जग्गू, जग्गू, आज बहू को तनख्वाह मिल गई है। मैंने उससे तनख्वाह मांगी तो कहने लगी कि वो अपनी बूढ़ी माँ को दवा लेकर देगी और जो बचेगा वो हम पर खर्च करेगी। माँ, जो मिलता है ले लो, और मैं कौन सा कोई काम करता हूँ, ऐसा ना हो कि इतने से भी जाएं। मैं उसे तनख्वाह के लिए ही ब्याह कर लाई थी। अगर वो मुझे अपनी तनख्वाह नहीं देगी तो मैं उसे अपने घर से निकाल दूंगी। जब शाम को गौरी की बहू घर आती है तो उसका पति जग्गू अपनी पत्नी से कहता है, चंबेली, अब मेरी माँ ही तुम्हारी माँ है। अपनी माँ की चिंता छोड़ो और अपनी तनख्वाह मेरी माँ को दे दो। परंतु मैंने आधी तनख्वाह से अपनी माँ के लिए दवा ले ली थी और ये लें, जो पैसे बचे हैं आप रख लें। ससुराल आकर भी अपने माता पिता का ख्याल मन से नहीं जाता तुम्हारे।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। बहू की कमाई सास की ही होती है। मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे पढ़ाया, मुझे पाला। मैं कैसे अपनी माँ को भूल सकती हूँ? ये सब तो मैंने पहले दिन ही देख लिया था। अपने बेटे को तो आप अच्छी प्रशिक्षण दे ना सकी, सारा दिन आवारा फिरता है, और मुझे आप मेरी माँ से मिलने से रोक रही हैं। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। ऐसा कहते हुए गौरी की बहू अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, मैंने कहा था ना, ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी जाएंगे। फिर गौरी कव्वी की ये बात पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है, और कोई भी कव्वी उसके बेटे से शादी नहीं करती, क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो बहुत लालची है। वो कौवा बहुत आलसी था, हमेशा घर में सोया रहता, कोई काम धंधा ना करता। उसकी पत्नी गौरी कव्वी अपने पति को लेकर बहुत परेशान थी। उठो कालू, उठो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। तुमसे मेरा आराम देखा नहीं जाता, जब देखो लड़ती ही रहती हो। जाओ, आज का भोजन तुम ले आओ, कल मैं ले आऊंगा। फिर हर रोज की तरह कालू को सोता छोड़ गौरी कव्वी भोजन की खोज में निकल जाती है। गौरी, क्या बात है, आप ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चिड़िया बहन, मेरा पति हर समय सोता रहता है, ना भोजन लेने जाता है और ना ही घर के किसी काम में मेरी मदद करता है। ये कालू ना जाने कब सुधरेगा। मेरे पास एक उपाय है, अगर कालू को सीधा करना है तो। कबूतर भैया बताएं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं ऐसे नहीं जी सकती, वो मुझे बहुत तंग करता है। गौरी, तुम मेरे घर में आ जाओ और कुछ दिन मेरे घर में ही रहना, और मैं कालू से जाकर कहता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ने उससे तंग आकर आत्महत्या कर ली है। मैं सब समझ गई, और ऐसे कालू कौवा खुद को जरूर बदल लेगा। अगर मेरा पति ऐसे सुधर जाए तो मैं ऐसा नाटक करूँगी कि कालू सच में यही समझेगा कि मैं मर गई हूँ। फिर गौरी कव्वी कबूतर के साथ उसके घर चली जाती है और चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। कालू, उठो, तुम यहाँ सोए हुए हो और तुम्हारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? हाँ कालू भैया, मैं और कबूतर नदी पर बैठे हुए थे और तुम्हारी पत्नी ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। हमने उसे रोकना चाहा, परंतु वो ना रुकी। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बेशरम, तुमसे तंग आकर मर गई बेचारी गौरी। अगर सुधर जाते तो आज वो अपनी जान से ना जाती। मुझे माफ करो मेरे दोस्तों, मेरे कारण मेरी पत्नी मर गई। मैंने बहुत दुख दिया उसे, मैंने उसे कभी खुशी ना दी। अब पछताने से क्या फायदा। चलो कबूतर चले, अब ये अकेला रहेगा तो इसे पता चलेगा कि गौरी से कितने जुल्म किए हैं इसने। कबूतर और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कालू कौवा बैठा रोता रहता है। क्या कालू रो रहा था जब कालू से तुमने मेरे मरने का कहा? वो बहुत रो रहा और पछता रहा था अपने किए पर। गौरी, अब आप रात को जाना और आत्मा बनकर कालू से बात करना। चिड़िया और कबूतर, आपने बहुत अच्छा उपाय निकाला, मुझे पूरा विश्वास है अब कालू सुधर जाएगा। फिर जंगल में रात हो जाती है और गौरी कव्वी रात के अंधेरे में अपने घर जाती है। वो खिड़की में जाकर बैठ जाती है। कालू बैठा अभी तक रो रहा था। गौरी, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम जिंदा होती तो अब मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के भोजन लाता, सब काम करता। कालू, मैं मर गई, मैं जीना नहीं चाहती थी, तुमने मेरी जान ली है। गौरी, गौरी, तुम कहाँ हो? मैं गौरी नहीं हूँ, मैं गौरी की आत्मा हूँ। अगर तुम मेरी आत्मा को शांति पहुँचाना चाहते हो तो कल से सुबह उठकर
भोजन लेने जाया करो और मेहनत किया करो, अपने घर की मरम्मत करो। मेरे जीते हुए तो तुमने कभी काम ना किया, अब मेरे मरने के बाद ही खुद को ठीक कर लो। गौरी की आत्मा जी, किसी तरह वापिस आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सब करूँगा। मैं हर रोज भोजन लेने जाऊँगा, मैं सब काम करूँगा। तुम खुद को बदलो, तुम खुद को बदलोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास वापिस आ सकती हूँ। ऐसा कहते हुए गौरी वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या अभी तक कालू रो रहा था? हाँ चिड़िया बहन, जब मैंने उसे कहा कि मैं गौरी की आत्मा हूँ तो वो मेरी विनती कर रहा था कि वापिस आ जाओ। तो फिर तुमने क्या कहा कालू से? यही कि अगर वो कल से भोजन लाए और घर के काम करे तो फिर मैं वापिस आ जाऊंगी। दूसरे रोज कालू कौवा सुबह सुबह ही घर से निकलता है। वो जंगल में जाता है और भोजन की खोज करता है। वो भोजन घर ले जाता है और फिर अपने घर की मरम्मत भी करता है। वो सारा दिन काम करता है। फिर जब शाम होती है तो वो घर में बैठकर फिर से अपनी पत्नी की आत्मा का इंतजार करने लगता है। कबूतर और चिड़िया गौरी को साथ लेकर कालू के पास आते हैं। चिड़िया और कबूतर, मेरी पत्नी की आत्मा आपको कहाँ से मिली है? कालू भैया, आज आपने आलसी छोड़ दी और सारे काम किए, इसलिए हमने आपकी पत्नी की आत्मा को विनती की है कि वो गौरी का शरीर उसे वापस लौटा दे। हाँ कालू, मैं फिर से वापस आ गई हूँ। अगर विश्वास नहीं तो मुझे पंख लगाकर देख लो। फिर डरते डरते कालू गौरी को पंख लगाता है। मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो गई। अब मैं फिर कभी अपनी पत्नी को परेशान नहीं करूँगा। ऐसे कालू कौवा सुधर जाता है और सारे काम करता है। वो खुद को बदल लेता है।